प्रिंस रिंग। एक बार की बात है, उनके राज्य में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम इंजीबोर्ग था और एक बेटा था जिसका नाम रिंग था। वो उन दिनों के रैंक के पुरुषों की तुलना में रोमांच का कम शौकीन था और ताकत या हथियारों के करतब के लिए प्रसिद्ध नहीं था। जब वह 12 साल का था तो एक सुंदर सर्दियों के दिन वो अपने आदमियों के साथ जंगल में मौज मस्ती करने के लिए गया। वे बहुत दूर तक चले गए जब तक कि उन्हें एक हिरनी दिखाई नहीं दी जिसके सींगों पर सोने की अंगूठी थी। राजकुमार उसे पकड़ने के लिए उत्सुक था, अगर संभव हो तो, इसलिए उन्होंने उसका पीछा किया और बिना रुके आगे बढ़ते रहे जब तक कि सभी घोड़े उनके नीचे दबने नहीं लगे। अंत में राजकुमार का घोड़ा भी पीछे हट गया और फिर उनके ऊपर इतना काला अंधेरा छा गया कि वे हिरनी को अब और नहीं देख सकते थे। इस समय तक वे किसी भी घर से बहुत दूर थे और उन्होंने सोचा कि अब घर वापस लौटने का समय आ गया है, लेकिन उन्होंने पाया कि वे अब रास्ता भटक गए हैं। पहले तो वे सभी साथ रहे, लेकिन जल्द ही उनमें से प्रत्येक को लगने लगा कि वह सही रास्ता सबसे अच्छा जानता है, इसलिए वे अलग हो गए और सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए। राजकुमार भी बाकी लोगों की तरह भटक गया था और कुछ समय तक भटकता रहा जब तक वह समुद्र से कुछ ही दूर जंगल में एक छोटे से मैदान में नहीं पहुंच गया, जहां उसने एक महिला को कुर्सी पर बैठे देखा और उसके पास एक बड़ा बैरल खड़ा था। राजकुमार उसके पास गया और उसे विनम्रता से सलाम किया और उसने उसका बहुत ही विनम्रता से स्वागत किया। फिर उसने बैरल में नीचे देखा और नीचे एक असामान्य रूप से सुंदर सोने की अंगूठी पड़ी देखी, जिसे देखकर वह इतना प्रसन्न हुआ कि वह उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। महिला ने ये देखा और कहा कि अगर वह इसे पाने की जहमत उठाए तो वह इसे पा सकता है, जिसके लिए राजकुमार ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। इसलिए वह बैरल में झुक गया, जो बहुत गहरा नहीं लग रहा था, और उसने सोचा कि वह आसानी से अंगूठी तक पहुंच जाएगा, लेकिन जितना वह इसके पीछे झुकता गया बैरल उतना ही गहरा होता गया। जैसे ही वह बैरल में नीचे झुका, महिला अचानक उठी और उसे सिर के बल धक्का दिया और कहा कि अब वह अपना क्वार्टर यहाँ ले सकता है। फिर उसने बैरल के ऊपरी हिस्से को बैरल पर लगाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। राजकुमार को लगा कि अब वो बुरी स्थिति में है, क्योंकि उसने महसूस किया कि बैरल जमीन से ऊपर तैर रहा है और लहरों पर उछल रहा है। उसने कितने दिन ऐसे ही बिताए, ये तो वह नहीं बता सकता, लेकिन आखिर में उसे लगा कि बैरल चट्टानों से टकरा रहा है, जिस पर वह थोड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ये जमीन है और समुद्र में सिर्फ चट्टान नहीं। तैराक होने के कारण उसने बैरल के निचले हिस्से को लात मारकर बाहर निकालने का मन बनाया, और ऐसा करने के बाद वह किनारे पर पहुंच गया। क्योंकि समुद्र के किनारे की चट्टानें चिकनी और समतल थीं, लेकिन ऊपर ऊंची चट्टानें थीं। इन पर चढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वह थोड़ी देर तक उनके नीचे चला गया। आखिरकार उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, जो आखिरकार उसने कर ली। ऊपर पहुंचकर उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वो एक द्वीप पर था, जो जंगल से घिरा हुआ था। सेब उग रहे थे, और जहां तक भूमि का सवाल था, ये पूरी तरह से सुखद था। वहां कई दिनों तक रहने के बाद उसने एक दिन जंगल में बहुत शोर सुना, जिससे वह बहुत डर गया, इसलिए वह पेड़ों के बीच छिपने के लिए भाग गया। फिर उसने एक विशालकाय को आते देखा, जो लकड़ी से लदे एक स्लेज को खींच रहा था और सीधे उसके पास आ रहा था, ताकि वह जहां था वहीं लेट जाए। जब विशालकाय उसके सामने आया तो वह रुक गया और थोड़ी देर के लिए राजकुमार को देखा। फिर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने घर ले गया, और उसके साथ बहुत दयालु था। उसने उसे अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि उसे यह बच्चा जंगल में मिला है और वह इसे घर के कामों में मदद करने के लिए ले सकती है। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और राजकुमार को बहुत खुशी से दुलारने लगी। वो उनके साथ वहां रहा और हर बात में उनके प्रति बहुत इच्छुक और आज्ञाकारी था, जबकि वे हर दिन उसके प्रति अधिक दयालु होते जा रहे थे। एक दिन दानव ने उसे घुमाया और उसे बैठक कक्ष को छोड़कर अपने सभी कमरे दिखाए। इससे राजकुमार को उसमें देखने की उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि वहां अवश्य ही कोई बहुत दुर्लभ खजाना होगा। इसलिए एक दिन जब दानव जंगल में गया हुआ था, उसने बैठक कक्ष में जाने की कोशिश की और दरवाज़ा आधा खोलने में कामयाब रहा।
तब उसने देखा कि कोई जीवित प्राणी अंदर चला आया और फर्श पर दौड़ता हुआ उसकी ओर आया और कुछ कहा, जिससे वह इतना डर गया कि वह दरवाज़ा बंद करके वापस चला गया। जैसे ही उसका डर दूर होने लगा, उसने फिर से कोशिश की, क्योंकि उसने सोचा कि यह सुनना दिलचस्प होगा कि वह क्या कहता है, लेकिन उसके साथ पहले जैसा ही होता रहा। तब उसे खुद पर गुस्सा आया और उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर तीसरी बार कोशिश की और कमरे का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। तब उसने देखा कि यह एक बड़ा कुत्ता था, जो उससे बात कर रहा था और कह रहा था, मुझे चुनो, राजकुमार रिंग। राजकुमार भयभीत होकर चला गया और मन ही मन सोचने लगा कि यह कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ उसने उससे कहा था वो उसके दिमाग में अटक गया। यह नहीं बताया गया है कि राजकुमार कितने समय तक जायंट के साथ रहा, लेकिन एक दिन राजकुमार उसके पास आया और कहा कि अब वो उसे द्वीप से बाहर मुख्य भूमि पर ले जाएगा, क्योंकि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने उसकी अच्छी सेवा के लिए उसका धन्यवाद भी किया और उससे कहा कि वो उसकी किसी चीज को चुन ले, क्योंकि उसे जो चाहिए वह उसे मिल जाएगा। रिंग ने दिल से उसका धन्यवाद किया और कहा कि उसकी सेवाओं के लिए उसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे बहुत कम मूल्यवान हैं, लेकिन अगर वो उसे कुछ देना चाहता है तो वह कमरे में मौजूद चीज़ों को चुन लेगा। जायंट आश्चर्यचकित हो गया और बोला, देखो, तुमने मेरी बूढ़ी औरत का दाहिना हाथ चुना, लेकिन मुझे अपना वचन नहीं तोड़ना चाहिए। इस पर वह कुत्ते को लेने गया, जो बहुत प्रसन्नता के साथ दौड़ता हुआ आया, लेकिन राजकुमार उससे इतना डर गया था कि वह अपना भय प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। इसके बाद दानव उसके साथ समुद्र में चला गया, जहां उसने एक पत्थर की नाव देखी जो उन दोनों और कुत्ते को ले जाने के लिए पर्याप्त बड़ी थी। मुख्य भूमि पर पहुंचने पर दानव ने रिंग से दोस्ताना विदाई ली और उससे कहा कि वो उसके और उसकी पत्नी के मरने के बाद द्वीप पर मौजूद सभी चीज़ों पर कब्जा कर सकता है, जो उस समय से 2 सप्ताह के भीतर होगा। राजकुमार ने इसके लिए और उसकी सभी अन्य दयालुताओं के लिए उसे धन्यवाद दिया और दानव घर लौट आया, जबकि रिंग समुद्र से कुछ दूर चला गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह किस भूमि पर आया है और कुत्ते से बात करने से डरता था। कुछ देर तक चुपचाप चलने के बाद कुत्ते ने उससे बात की और कहा, ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि आपने कभी मेरा नाम नहीं पूछा। तब राजकुमार ने मजबूर होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कुत्ते ने कहा, तुम मुझे स्नाती स्नाती कहकर बुलाओ। अब हम राजा के आसन पर आ रहे हैं और तुम्हें राजा से कहना चाहिए कि वो हमें पूरी सर्दी अपने पास रखे और हम दोनों के लिए थोड़ी सी जगह दे। अब राजकुमार को कुत्ते से कम डर लगने लगा। वे राजा के पास आए और उनसे कहा कि वे उन्हें पूरी सर्दी अपने पास रखें, जिस पर वह सहमत हो गए। जब राजा के आदमियों ने कुत्ते को देखा तो वे उस पर हंसने लगे और ऐसा दिखावा करने लगे मानो वे उसे चिढ़ाने वाले हैं, लेकिन जब राजकुमार ने ये देखा तो उसने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लग सकता था। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि वह क्या सोचते हैं। कुछ दिनों तक रिंग के राजा के साथ रहने के बाद राजा को लगने लगा कि उसमें बहुत कुछ है और वह उसे दूसरों से ज्यादा सम्मान देने लगा। हालांकि राजा के पास रेड नाम का एक सलाहकार था, जो ये देखकर बहुत ईर्ष्यालु हो गया कि राजा रिंग को कितना सम्मान देता है, और एक दिन उसने उससे बात की और कहा कि वह समझ नहीं पा रहा है कि वह इस अजनबी के बारे में इतना अच्छा विचार क्यों रखता है, जिसने अभी तक खुद को अन्य पुरुषों से किसी भी मामले में श्रेष्ठ नहीं दिखाया है। राजा ने उत्तर दिया कि उसे वहां आए हुए कुछ ही समय हुआ है। तब रेड ने उससे कहा कि वो उन दोनों को अगली सुबह लकड़ी काटने के लिए भेज दे और देखे कि उनमें से कौन ज्यादा काम कर सकता है। स्नेती ने ये सुना और रिंग को बताया, उसे राजा से 2 कुल्हाड़ियां मांगने की सलाह दी, ताकि अगर पहली टूट जाए तो उसके पास एक बचा कर रखी जा सके। अगली सुबह राजा ने रिंग और रेड को जाकर उसके लिए पेड़ काटने के लिए कहा, लेकिन जब राजकुमार जंगल में चला गया तो स्नेती ने एक कुल्हाड़ी ली और उसके साथ मिलकर लकड़ी काटने लगी। शाम को राजा उनके दिन भर के काम को देखने आया, जैसा कि रेड ने प्रस्तावित किया था, और उसने पाया कि रिंग की लकड़ी का ढेर दुगुने से भी ज्यादा बड़ा था। राजा ने कहा, मुझे संदेह था कि रिंग बिल्कुल बेकार नहीं है, मैंने कभी ऐसा दिन भर का काम नहीं देखा।
रिंग अब राजा के सामने पहले से कहीं ज्यादा सम्मानीय हो गया था और रेड और भी ज्यादा असंतुष्ट था। एक दिन वह राजा के पास आया और बोला, अगर रिंग इतना शक्तिशाली आदमी है तो मुझे लगता है कि आप उसे यहाँ जंगल में जंगली बैलों को मारने के लिए कह सकते हैं और उसी दिन उनकी खाल उतार सकते हैं और शाम को सींग और खाल लाकर दे सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक हताशा भरा काम है? राजा ने कहा, क्योंकि वे इतने खतरनाक हैं और अभी तक किसी ने भी उनके खिलाफ जाने का साहस नहीं किया है। रेड ने उत्तर दिया कि उसके पास खोने के लिए केवल एक ही जीवन है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वह कितना बहादुर है। इसके अलावा अगर वह उन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो राजा के पास उसे सम्मानित करने का अच्छा कारण होगा। राजा ने अंततः, हालांकि अनिच्छा से, रेड की दृढ़ता से खुद को जीतने दिया और एक दिन रिंग से कहा कि वह जाकर उसके लिए जंगल में मौजूद बैलों को मार डाले और शाम को उनके सींग और खाल लेकर आए। बैल कितने खतरनाक थे यह न जानते हुए भी रिंग पूरी तरह से तैयार था और रेड की बड़ी खुशी के लिए तुरंत निकल पड़ा, जिसे अब अपनी मृत्यु का यकीन था। जैसे ही रिंग की नज़र बैलों पर पड़ी, वे दहाड़ते हुए उसके पास आए। उनमें से एक बहुत बड़ा था, दूसरा उससे भी छोटा। रिंग बुरी तरह डर गया। तुम्हें वे कैसे लगे? स्नति ने पूछा। राजकुमार ने कहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उन पर हमला करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। स्नति ने कहा, तुम छोटे वाले के खिलाफ जाओगे और मैं दूसरे को ले लूंगा। इसके साथ ही स्नेती ने बड़े बैल पर छलांग लगाई और उसे नीचे गिराने में देर नहीं लगाई। इस बीच राजकुमार डर और कांपते हुए दूसरे बैल के खिलाफ गया और जब तक स्नेती उसकी मदद के लिए आया तब तक बैल लगभग उसके नीचे आ चुका था, लेकिन स्नेती ने अपने मालिक की मदद करने में देर नहीं लगाई और उसे मार डाला। फिर उनमें से हर एक ने अपने बैल की खाल उतारनी शुरू कर दी, लेकिन जब तक स्नेती ने अपना काम पूरा किया तब तक रिंग ने सिर्फ आधा काम ही किया था। शाम को जब उन्होंने ये काम पूरा कर लिया तो राजकुमार ने खुद को सभी सींग और दोनों खालों को उठाने के लिए अयोग्य समझा, इसलिए स्नेती ने उसे महल के द्वार तक पहुंचने तक उन सभी को अपनी पीठ पर लादने के लिए कहा। राजकुमार ने सहमति जताई और कुत्ते पर सब कुछ डाल दिया, सिवाय छोटे बैल की खाल के, जिसे वह खुद भी लड़खड़ाते हुए ले गया। महल के द्वार पर उसने सब कुछ छोड़ दिया, राजा के सामने गया और उससे कहा कि वो उसके साथ इतनी दूर तक आए और वहां उसने उसे बैलों की खाल और सींग सौंप दिए। राजा को उसकी वीरता पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि वो उसके जैसा कोई नहीं जानता और उसने जो किया उसके लिए उसे दिल से धन्यवाद दिया। इसके बाद राजा ने रिंग को अपने पास बिठाया और सभी ने उसका बहुत सम्मान किया और उसे एक महान नायक माना। रेड अब उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता था, हालांकि वह उसे नष्ट करने के लिए और भी दृढ़ हो गया था। एक दिन उसके दिमाग में एक अच्छा विचार आया। वह राजा के पास आया और कहा कि उसे उससे कुछ कहना है। राजा ने पूछा, वह क्या है? रेड ने कहा कि उसे अभी अभी वह सोने का लबादा, सोने की शतरंज की बिसात और चमकीला सोने का मोहरा याद आया है, जो राजा ने लगभग 1 वर्ष पहले खो दिया था। राजा ने कहा, मुझे उनकी याद मत दिलाओ। हालांकि रेड ने आगे कहा कि चूंकि रिंग इतना शक्तिशाली व्यक्ति था कि वह सब कुछ कर सकता था, इसलिए उसके मन में राजा को ये सलाह देने का विचार आया कि वह उसे इन खजानों की खोज करने के लिए कहे और क्रिसमस से पहले उन्हें लेकर वापस आ जाए। बदले में राजा को उसे अपनी बेटी देने का वादा करना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया कि उसे रिंग के सामने ऐसी बात रखना बिल्कुल भी उचित नहीं लगता, क्योंकि वह उसे यह नहीं बता सकता कि ये चीजें कहाँ हैं। लेकिन रेड ने राजा के बहाने सुनने से इनकार कर दिया और तब तक इस बारे में बात करता रहा जब तक राजा ने उसकी बात नहीं मान ली। एक दिन क्रिसमस से 1 महीने पहले राजा ने रिंग से बात की और कहा कि वो उससे एक बड़ा एहसान मांगना चाहता है। वह क्या है? रिंग ने कहा। राजा ने कहा, यही है कि तुम मेरे लिए मेरा सोने का लबादा, मेरी सोने की शतरंज की बिसात और मेरा चमकीला सोने का मोहरा ढूंढो, जो करीब 1 साल पहले मुझसे चुराया गया था। अगर तुम क्रिसमस से पहले उन्हें मेरे पास ला सको तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। तो फिर मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? रिंग ने कहा। राजा ने कहा, ये तो तुम्हें स्वयं ही पता लगाना होगा। मैं नहीं जानता। रिंग अब राजा के पास से चला गया और बहुत चुप हो गया,
क्योंकि उसने देखा कि वो बड़ी मुश्किल में है। लेकिन दूसरी ओर उसने सोचा कि राजा की बेटी को जीतने का ऐसा मौका मिलना बहुत अच्छा है। स्नति ने देखा कि उसका स्वामी असमंजस में है और उसने उससे कहा कि उसे राजा की सलाह की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे उसकी सलाह पर काम करना होगा, अन्यथा वह बड़ी मुश्किलों में फंस जाएगा। राजकुमार ने इस पर सहमति जताई और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। राजा से विदा लेने के बाद जब वो खोज पर निकला तो स्नेति ने उससे कहा, अब तुम्हें सबसे पहले आसपास के क्षेत्र में जाना चाहिए और जितना संभव हो सके उतना नमक इकट्ठा करना चाहिए। राजकुमार ने वैसा ही किया और इतना नमक इकट्ठा कर लिया कि वह उसे बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा था, लेकिन स्नेति ने कहा, इसे मेरी पीठ पर फेंक दो। उसने वैसा ही किया और कुत्ता तब तक राजकुमार के आगे आगे दौड़ता रहा जब तक कि वे एक खड़ी चट्टान के नीचे नहीं आ गए। हमें यहाँ ऊपर जाना होगा, स्नेति ने कहा। राजकुमार ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह बच्चों का खेल होगा। मेरी पूंछ को मजबूती से पकड़ो, स्नेति ने कहा, और इस तरह उसने रिंग को चट्टान की सबसे निचली शेल्फ पर खींच लिया। राजकुमार को चक्कर आने लगा, लेकिन स्नेति दूसरी शेल्फ पर चढ़ गया। इस समय तक रिंग लगभग बेहोश हो चुका था, लेकिन स्नेति ने तीसरी बार प्रयास किया और चट्टान की चोटी पर पहुंच गया, जहां राजकुमार बेहोश होकर गिर पड़ा। हालांकि थोड़ी देर बाद वह फिर से होश में आया और वे एक समतल मैदान पर थोड़ी दूर चले गए, जब तक कि वे एक गुफा में नहीं पहुंच गए। ये क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। वे गुफा के ऊपर गए और उसमें एक खिड़की पाई, जिसके माध्यम से उन्होंने देखा कि 4 ट्रोल आग के पास सो रहे थे, जिसके ऊपर एक बड़ा दलिया पॉट लटका हुआ था। अब तुम्हें सारा नमक दलिया के बर्तन में डालना होगा, स्नेति ने कहा। रिंग ने ऐसा ही किया और जल्द ही ट्रोल्स जाग गए। बूढ़ी डायन, जो उन सभी में सबसे डरावनी थी, दलिया चखने के लिए सबसे पहले गई। ऐसा कैसे हो गया? उसने कहा, दलिया में नमक है। कल मैंने जादू टोने से 4 राज्यों से दूध निकाला था और अब यह नमक है। फिर बाकी सभी लोग दलिया चखने के लिए आए और उन्हें वह बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उन्होंने दलिया खा लिया तो बुढ़िया को इतनी प्यास लगी कि वह और अधिक सहन नहीं कर सकी और उसने अपनी बेटी से कहा कि वह बाहर जाए और पास में बहने वाली नदी से थोड़ा पानी लेकर आए। मैं तब तक नहीं जाऊंगी, उसने कहा, जब तक आप मुझे अपना चमकीला सोने का सिक्का उधार नहीं देंगे। डायन ने कहा, भले ही मैं मर जाऊं, पर तुम्हें यह नहीं मिलेगा। लड़की ने कहा, तो फिर मर जाओ। ठीक है, तो फिर इसे ले लो तुम बच्चे, बूढ़ी डायन ने कहा, और जाओ और पानी के साथ जल्दी करो। लड़की ने सोना लिया और उसे लेकर बाहर भागी, और वह इतना चमकीला था कि पूरे मैदान में चमक रहा था। जैसे ही वह नदी के पास पहुंची, वह पानी पीने के लिए लेट गई, लेकिन इस बीच वे दोनों छत से नीचे उतर आए और उसे सिर के बल नदी में धकेल दिया। बूढ़ी डायन को अब पानी की बहुत इच्छा होने लगी और उसने कहा कि लड़की सोने का सिक्का लेकर पूरे मैदान में दौड़ती रहेगी, इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि वह जाकर उसके लिए एक बूंद पानी ले आए। मैं तब तक नहीं जाऊंगा, उसने कहा, जब तक मुझे सोने का लबादा नहीं मिल जाता। डायन ने कहा, भले ही मैं मर जाऊं, पर तुम्हें यह नहीं मिलेगा। बेटे ने कहा, तो फिर मर जाओ। ठीक है, तो इसे ले लो, बूढ़ी डायन ने कहा, और यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम्हें पानी के साथ जल्दी करना होगा। उसने लबादा पहन लिया और जब वह बाहर आया तो वह इतना चमक रहा था कि वह उसके साथ साथ चल सकता था। नदी पर पहुंचकर वह अपनी बहन की तरह पानी पीने गया, लेकिन उसी समय रिंग और स्नेति ने उस पर हमला किया, उससे लबादा छीन लिया और उसे नदी में फेंक दिया। बूढ़ी डायन अब प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपने पति से उसके लिए पानी लाने को कहा। उसने कहा, वे बच्चे निश्चित रूप से इधर उधर दौड़ रहे थे और खेल रहे थे, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, क्योंकि वे छोटे छोटे शैतान थे। बूढ़े ट्रोल ने कहा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे सोने की शतरंज की बिसात उधार नहीं देंगे। डायन ने कहा, भले ही मैं मर जाऊं, पर तुम्हें यह नहीं मिलेगा। मैं सोचता हूं कि आप ऐसा ही कर सकते हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि आप मुझे इतना छोटा सा उपकार भी नहीं देंगे। तो फिर इसे ले लो, तुम बहुत ही शर्मनाक हो। बूढ़ी डायन ने कहा,
क्योंकि तुम भी इन दो बिगड़ेल बच्चों की तरह ही हो। बूढ़ा ट्रोल अब सोने की शतरंज की बिसात लेकर नदी के किनारे गया और पानी पीने ही वाला था कि रिंग और स्नेती उसके पास आए, उससे शतरंज की बिसात छीन ली और उसे नदी में फेंक दिया। हालांकि इससे पहले कि वे वापस लौटते और गुफा के ऊपर पहुंचते, उन्होंने देखा कि बेचारे बूढ़े का भूत नदी से ऊपर की ओर मार्च करता हुआ आ रहा है। स्नेती तुरंत उस पर झपटा और रिंग ने हमले में मदद की और कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने उसे दूसरी बार काबू में कर लिया। जब वे फिर से खिड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी डायन दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। अब हमें तुरंत अंदर जाना चाहिए, स्नेती ने कहा, और वहां उसे काबू में करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह एक बार बाहर निकल गई तो हम उसके साथ कोई मौका नहीं बचा पाएंगे। वह अब तक की सबसे बुरी चुड़ैल है और कोई भी लोहा उसे काट नहीं सकता। हम में से एक को उस पर बर्तन से उबलता हुआ दलिया डालना चाहिए और दूसरे को उसे लाल गर्म लोहे से घूंसा मारना चाहिए। वे तब अंदर गए और जैसे ही डायन ने उन्हें देखा, उसने कहा, तो आप आ गए, राजकुमार रिंग, आपने मेरे पति और बच्चों को अवश्य देखा होगा। स्नेती ने देखा कि वह उन पर हमला करने वाली थी और आग से लाल गर्म लोहे के साथ उस पर झपट पड़ा, जबकि रिंग बिना रुके उस पर उबलता हुआ दलिया डालता रहा और इस तरह उन्होंने आखिरकार उसे मार डाला। फिर उन्होंने बूढ़ी ट्रोल और उसे जलाकर राख कर दिया और गुफा की खोज की, जहां उन्हें बहुत सारा सोना और खजाना मिला। इनमें से सबसे कीमती वे अपने साथ चट्टान तक ले गए और उन्हें वहीं छोड़ दिया। फिर वे अपने 3 खजानों के साथ राजा के घर पहुंचे, जहां वे क्रिसमस की रात को देर से पहुंचे और रिंग ने उन्हें राजा को सौंप दिया। राजा खुशी से पागल हो गया और ये देखकर हैरान रह गया कि रिंग हर तरह के कामों में कितना होशियार है, इसलिए उसने उसे पहले से भी ज्यादा सम्मान दिया और अपनी बेटी की सगाई उससे कर दी और ये दावत क्रिसमस के पूरे मौसम तक चलती रही। रिंग ने राजा को इसके लिए और उसकी दूसरी दयालुताओं के लिए विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया और जैसे ही उसने हॉल में खाना पीना खत्म किया, वह अपने कमरे में सोने चला गया। हालांकि स्नेती ने उस रात राजकुमार के बिस्तर पर सोने की अनुमति मांगी, जबकि राजकुमार को वहीं सोना चाहिए जहां आमतौर पर कुत्ता सोता है। रिंग ने कहा कि वह ऐसा करने के लिए स्वागत है और वह उससे कहीं ज्यादा का हकदार है। इसलिए स्नेती राजकुमार के बिस्तर पर चढ़ गया, लेकिन कुछ देर बाद वह वापस आया और रिंग से कहा कि वह अब खुद वहां जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि बिस्तर में रखी किसी भी चीज से छेड़छाड़ न करे। अब कहानी रेड पर वापस आती है, जो हॉल में आया और राजा को अपना दाहिना हाथ दिखाया, जिसमें हाथ नहीं था, और कहा कि अब वह देख सकता है कि उसका भावी दामाद कैसा आदमी है, क्योंकि उसने बिना किसी कारण के उसके साथ ऐसा किया था। राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने कहा कि वो जल्द ही इसके बारे में सच्चाई का पता लगा लेगा, और अगर रिंग ने बिना किसी अच्छे कारण के उसका हाथ काटा है तो उसे फांसी लगा दी जानी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो रेड को मर जाना चाहिए। इसलिए राजा ने रिंग को बुलाया और उससे पूछा कि उसने ऐसा किस कारण से किया था। हालांकि स्नेती ने अभी अभी रिंग को बताया था कि रात में क्या हुआ था, और जवाब में उसने राजा से उसके साथ चलने के लिए कहा और वो उसे कुछ दिखाएगा। राजा उसके साथ उसके शयन कक्ष में गया और बिस्तर पर एक आदमी के हाथ में तलवार पड़ी देखी। रिंग ने कहा, ये हाथ रात के समय दीवार के ऊपर से आया था और अगर मैंने अपना बचाव नहीं किया होता तो यह मुझे बिस्तर पर ही कुचल देता। राजा ने जवाब दिया कि उस मामले में वह उसे अपनी जान बचाने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता और रेड मौत के लायक है। इसलिए रेड को फांसी पर लटका दिया गया और रिंग ने राजा की बेटी से शादी कर ली। पहली रात जब वे साथ में बिस्तर पर गए तो स्नेती ने रिंग से उसे अपने पैरों पर लेटने की अनुमति मांगी और इस रिंग ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी। रात के दौरान उसने उनके बगल में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जल्दी से एक लाइट जलाई और देखा कि उसके पास एक बदसूरत कुत्ते की खाल पड़ी है और बिस्तर में एक सुंदर राजकुमार है। रिंग ने तुरंत खाल ली और उसे जला दिया और फिर राजकुमार को हिलाया, जो बेहोश पड़ा था, जब तक कि वह जाग नहीं गया। फिर दूल्हे ने उसका नाम पूछा, उसने उत्तर दिया कि उसका नाम रिंग है और वह एक राजा का बेटा है। अपनी युवावस्था में उसने अपनी मां को खो दिया था और उसकी जगह उसके पिता ने एक चुड़ैल से विवाह किया था,
जिसने उस पर एक जादू कर दिया था कि वो एक कुत्ता बन जाए और जादू से कभी मुक्त न हो जब तक कि उसी नाम का कोई राजकुमार उसे शादी के बाद पहली रात अपने पैरों पर सोने की अनुमति न दे। उसने आगे कहा, जैसे ही उसे पता चला कि तुम मेरे नाम के हो, उसने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की ताकि तुम मुझे जादू से मुक्त न कर सको। वो हिरन थी जिसका तुम और तुम्हारे साथी पीछा करते थे, वो वही औरत थी जिसे तुमने पीपे के साथ खुले मैदान में पाया था, और वह बूढ़ी डायन थी जिसे हमने अभी गुफा में मारा है। दावत खत्म होने के बाद दोनों नामधारी अन्य लोगों के साथ चट्टान पर गए और सारा खजाना महल में ले आए। फिर वे द्वीप पर गए और वहां से सभी कीमती सामान निकाल लिया। रिंग ने अपने नामधारी को, जिसे उसने जादू से मुक्त किया था, अपनी बहन इंगिबोर्ग और अपने पिता के राज्य की देखभाल करने के लिए दे दिया, लेकिन वह खुद अपने ससुर राजा के साथ रहा, और जब तक वह जीवित रहा तब तक आधा राज्य उसके पास था और उसकी मृत्यु के बाद पूरा राज्य उसके पास था।